गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 276 है। टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 276 तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का। रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में, तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद या मदुरई? देखिए, मध्य प्रदेश में नहीं है तो भोपाल हटा दीजिए, तमिलनाडु में नहीं है तो मदुरै और तिरुचिरापल्ली को हटा दीजिए। ये है तेलंगाना में, तेलंगाना के हैदराबाद में। सी है इसका आंसर। बैठी हुई मुद्रा में किसी व्यक्ति की यह प्रतिमा विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक है। रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में स्थित है। यह 216 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसे पंच लौह यानी पांच धातुओं के संयोजन से बनाया गया है। कौन कौन सी है वो पांच धातुएं इसमें? सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है और जस्ता है। यह प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में धातु की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई। गृह मंत्रालय के अंतर्गत तो नहीं है ये। यह है संस्कृति मंत्रालय यानी कल्चरल मिनिस्ट्री, बी है इसका आंसर। देखिए, संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक अनुसंधान और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। तीसरा प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इस मकबरे का निर्माण वर्ष 1570 में हुआ था। यह मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है। यूनेस्को ने वर्ष 1993 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी। इस मकबरे का निर्माण गुलबदन बेगम के संरक्षण में किया गया था। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी। यहाँ पर डी वाला गलत है। इस मकबरे का निर्माण गुलबदन बेगम के संरक्षण में नहीं बल्कि अकबर के संरक्षण में किया गया था। तो डी इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। देखिए, हुमायूं का मकबरा या हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण 1570 में हुआ था। यह मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्व का है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है। इसका निर्माण हुमायूं के पुत्र सम्राट अकबर के संरक्षण में किया गया था। तो डी गलत है। इसे मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है क्योंकि इसके कक्षों में 150 से अधिक मुगल परिवारों के सदस्य दबे हुए हैं। हुमायूं का मकबरा चारबाग का एक उदाहरण है, चारबाग पद्धति का। बाकी यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने वर्ष 1993 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। ये जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है इसकी आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं इसी तरह के प्रश्न। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह है भवन या इमारत, यह है निर्माण कार्य जिसने किया होगा इनका। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने, लाल किले का शाहजहां ने, बादशाही मस्जिद जो कि वर्तमान में है लाहौर पाकिस्तान में औरंगजेब ने, जामा मस्जिद जहांगीर ने। ताजमहल का सभी को पता होगा, आगरे में है, शाहजहां ने निर्माण करवाया। लाल किला दिल्ली का शाहजहां ने, ठीक है। जामा मस्जिद भी शाहजहां ने, जहांगीर गलत है। औरंगजेब बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने, भी सही है। देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। इस मस्जिद के निर्माण का काम वर्ष 1650 में शुरू हुआ और 1656 में बनकर ये तैयार हो गई। कुछ एडिशनल है यहाँ पर। बादशाही मस्जिद जो कि नई सी लग रही है। बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हुआ। वर्ष 1673 में इसके पूरा होने के समय यह विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद थी जब यह बनी थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में स्थित है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 5 है, नागोया प्रोटोकॉल को आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित तथा न्याय संगत बंटवारा के लिए नागोया डैश में अपनाया गया था। चीन में, उत्तर कोरिया, जापान या फ्रांस?
जापान का ही नागोया है तो जापान आ जाएगा यहाँ पर। फिलिंग द ब्लैंक्स में सी है इसका आंसर। ठीक है, सी है ना तो डी का एक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अब ये एक प्रश्न है एक तरह से, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? जहांगीर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने? जहांगीर तो ऊपर एलिमिनेट करी थी हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अकबर ने नहीं। इसका उत्तर शाहजहां है तो डी है इसका आंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे 1 लाख रुपए की लागत से 1644 और 1656 के बीच मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहानुमा या दुनिया की मस्जिद कमांडिंग व्यू के रूप में भी जाना जाता है। इसे सम्राट शाहजहां की प्रमुख मस्जिद के रूप में डिज़ाइन किया गया था। यह पुरानी दिल्ली के प्राचीन शहर में स्थित है। नंबर 7 पर आ जाइए। एनवायरमेंट इकोलॉजी का प्रश्न, यह समझ लीजिए इसका ज्योग्राफी का प्रश्न। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका उपयोग निम्नलिखित में से किन उपकरणों में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में, पेंट में, एयर कंडीशनर में? एयर कंडीशनर में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में भी किया जाता है, पेंट में भी। बोनस प्रश्न होते हैं इस तरह के एग्जाम में आ जाएं तो डी है इसका आंसर, और आते ही हैं। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS गैस का उपयोग हम मुख्यतः अपनी दैनिक सुख सुविधाओं के उपकरणों में करते हैं। जैसे कि एयर कंडीशनर में इसका उपयोग होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, फोम में, पेंट में, प्लास्टिक इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सी गैस या रासायनिक पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं? मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। पूछने के तरीके बदल जाते हैं बस। ये तीनों के तीनों रसायन या गैसें ओजोन परत को नष्ट करने में योगदान दे रही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। देखिए, ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन परत को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। नंबर 9 पर आ जाइए। करंट से जुड़ा सवाल है। ड्रोन के संबंध में निम्नलिखित टेक्नोलॉजी से जुड़ा सवाल है। ड्रोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ड्रोन एक मानव रहित विमान है। इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी रिमोट कंट्रोल होगा इसका एक। सॉफ्टवेयर नियंत्रित सिस्टम के जरिए भी यह उड़ान भर सकता है। बिल्कुल, ये पढ़ने से ही करेक्ट लग रहे हैं। डी है इसका आंसर उपरोक्त सभी। देखिए, ड्रोन एक मानव रहित विमान है जो मूल रूप से एक उड़ने वाले रोबोट जो मूल रूप से एक उड़ने वाला रोबोट है। इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर नियंत्रित सिस्टम के जरिए भी यह उड़ान भर सकता है। ड्रोन टेक्निक जो है लगातार विकसित हो रही है। वर्तमान की बात करें तो भारतीय सेना के अलावा मौसम की निगरानी या भविष्यवाणी में, यातायात निगरानी में, राहत और बचाव कार्य में, खेती में, फोटोग्राफी में, ऑर्डर डिलीवरी इत्यादि में ड्रोन का उपयोग हो रहा है। ठीक है, और डेली ब्लॉगिंग में भी यूट्यूबर्स के रूप में। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। PSLV और GSLV दोनों को नासा ने तैयार किया है, और PSLV पुराना सिस्टम है जबकि GSLV नया सिस्टम है। कौन सा सही है इसमें? सब कुछ नासा ही करेगा तो इसरो क्या करेगा? देखिए, इसरो ने तैयार किया है इन दोनों को, GSLV और PSLV को। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, एक तरह से अंतरिक्ष टैक्सी है ये। अंतरिक्ष में अगर कोई सामान पहुंचाना हो तो इसमें रख के पहुंचाया जाता है। दूसरा वाला तो सही है, पहला वाला हो गया गलत, और सही अपने को बताना है तो केवल दो। देखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV ये रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। दोनों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने तैयार किया है, तो पहला वाला तो हो गया गलत। दूसरा वाला सही है, GSLV पुराना है जबकि PSLV पुराना है, GSLV नया है, और इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष की कक्षा में सैटेलाइट्स को स्थापित करने के लिए होता है। क्लियर?
11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है। यह दुनिया भर में रॉकेट, उपग्रह और दूरसंचार उपकरण का निर्माण और बिक्री करती है। कौन सा इसमें सही है? बिल्कुल, बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है और काम भी रॉकेट, उपग्रह और दूरसंचार उपकरण का निर्माण और बिक्री करती है। सी है इसका आंसर। देखिए, बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम है। बोइंग सबसे बड़े वैश्विक एरोस्पेस निर्माताओं में से एक है। यह कंपनी 2017 के राजस्व के आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा ठेकेदार है। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है। यह दुनिया भर में हवाई जहाज, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों की डिजाइन, निर्माण और बिक्री करती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों को संदर्भित करती है जिनके लिए मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में बड़ी डेटा तकनीक भी शामिल है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों को संदर्भित करती है जिनके लिए मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट है पहला, दूसरा भी करेक्ट है। इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क्स, सेल्फ एल्गोरिथम जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। नंबर 13 पर आ जाइए। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किसका प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है? टेरी का, यूएनईपी का, डब्ल्यूईएफ का या विप्रो का? यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का, विश्व आर्थिक मंच का, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का या ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का? ए है इसका आंसर। देखिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान यानी टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है, यानी डेवलपिंग कंट्रीज के बीच। इसकी अवधारणा सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जलवायु परिवर्तन की दिशा में लक्षित कार्यवाही में तेजी लाने के लिए एकल मंच के रूप में की गई है। अब आ जाइए विपो के बारे में, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विपो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। अगर यह बाध्यकारी होगी तो गलत हो जाएगा सी वाला स्टेटमेंट। वैसे यहाँ लिखना चाहिए था कि के संदर्भ में, विपो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, फिलहाल ये सारे के सारे सही हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी सत्य है। 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग जिला है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, भिलंगना और भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा? यह अलकनंदा और मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर बी। रुद्रप्रयाग जिला 16 सितंबर 1997 को स्थापित किया गया था। यह अलकनंदा और मंदाकिनी दो नदियों के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है। नंबर 16 पर आ जाइए। नॉर्मन अनरेस्ट बोरलॉग या नॉर्मन ई बोरलॉग भी लिखा रहता है इनको हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है वैश्विक स्तर पर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश के थे ये, किस देश में हुआ था इनका जन्म? इनका जो मेन कामकाज हुआ वो मैक्सिको में हुआ, लेकिन इनका जो जन्म हुआ वो हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी है इसका आंसर। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं ये। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनका अभी हाल ही में परसों 2-3 दिन पहले 28 सितंबर को निधन हो गया। देखिए, नॉर्मन अनरेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं विश्व में, उनका जन्म हुआ था 25 मार्च 1914 को संयुक्त राज्य अमेरिका के आईओवा प्रांत में, और मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र है। ठीक है, उनकी एक फ़ोटो जो है जिसमें हाथ में डायरी या कुछ है, जिसमें वो आंकड़ा लेते हुए दिख रहे हैं, वो मैक्सिको के खेत हैं। वो इंटरनेट पे पिक्चर बड़ी वायरल है वो उनकी। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ये बड़े इंपॉर्टेंट है। खरीफ की फसल आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में, रबी की फसल पता होनी चाहिए, जायद की भी पता होनी चाहिए कौन कौन सी है।
तो ज्वार, बाजरा, चना, मूंग सारी नज़दीकी मामला है पूरा सा। देखिए, खरीफ की फसल ज्वार है, खरीफ की फसल बाजरा है, मूंग भी खरीफ की है, लेकिन चना यहाँ रबी की है, तो यही आंसर है। ठीक है, रबी की फसल में गेहूं, जौ, मटर, चना, मसूर और सरसों। और खरीफ की फसलों में कौन कौन है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। कुछ भी पूछ सकता है इसमें। और जायद की कौन कौन सी है? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां और चारे की फसलें। एक फ्रेम में ले लेते हैं इसको। और कौन सी कब बोई जाती है, वो भी प्रश्न बनते हैं इस पे। ठीक है, एक प्रश्न तो ये बनेगा कौन कौन सी है, और कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, एक प्रश्न ये बनता है। इन दोनों के बीच में ये जायद है। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल का एक रोग है? ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट, रस्ट। इस रोग में जो गेहूं की पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं और झड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, और यह है गेहूं का रस्ट रोग, डी। देखिए, रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। यह 3 प्रकार का होता है: पीला रस्ट, भूरा रस्ट और ब्लैक रस्ट। इस रोग में गेहूं की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और गिरने लगती हैं। यह रोग गेहूं की फसल को 50% हानि पहुंचाता है। नंबर 19 पर आ जाइए। करनाल बंट एक बीमारी है, किसकी है? धान की, मटर की, राई की, गेहूं की। रस्ट गेहूं की फसल का रोग था, करनाल बंट भी गेहूं की फसल की एक बीमारी है, डी है इसका आंसर। देखिए, करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक यानी फंगस से होता है, और सबसे पहले इस रोग की पहचान की थी वर्ष 1931 में हुई थी इस रोग की पहचान। टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है करनाल वंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी। 20वां प्रश्न है, चावल की खेती करनी है आपको, तो वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 70 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से अधिक। भारत में चावल यानी धान की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा यानी एनुअल रेनफॉल होता है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक, डी है इसका आंसर। देखिए, चावल के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, अतः भारतवर्ष में चावल यानी धान की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारत में जो पश्चिम बंगाल राज्य है वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और गेहूं का पूछ रहे तो उत्तर प्रदेश। तो 20 प्रश्न थे ये जीएस के, इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद। ये सीरीज फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हो आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके।